न कि मिसाइल क्षमता को कमजोर करने की कोशिश है, बल्कि ईरान और हिजबुल्लाह के गठजोड़ को एक सख्त भू राजनीतिक संदेश भी है। दूसरी तरफ ईरान को रूस और चीन ने भी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। जी हां, ईरान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किया है, तो चीन से भी ईरान ने लड़ाकू विमान और मिसाइलें हासिल की हैं। चीन से ईरान ने J-10C फाइटर जेट्स और PL-15 मिसाइलें हासिल की हैं। ईरान की युद्ध वाली इन तैयारियों को देखकर इजराइल ने भी अमेरिका से हथियारों की डील फाइनल की है। अमेरिका ने इजराइल को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी सेनेट ने $675 मिलियन की डील को हरी झंडी दे दी है। इस डील के तहत इजराइल को 5000 बम और हजारों असॉल्ट राइफलें मिलेंगी। इजराइल और अमेरिका की इस डील को दो तरह से देखा जा रहा है। एक तो ईरान का रूस और चीन के हथियार खरीदना, दूसरा परमाणु प्रोग्राम फिर से शुरू करना। इजराइल पहले ही कह चुका है कि अगर अगस्त तक ईरान न्यूक्लियर डील के लिए तैयार नहीं हुआ तो वो एक तरफा कार्रवाई करेगा। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार कम करने से इनकार कर दिया है, जिससे पश्चिमी देशों की चिंता और बढ़ गई है। ऐसे में हथियारों की ये भारी खेप इजराइल को मिलने का मतलब साफ है, ईरान को चेतावनी देना। ईरान के विदेश मंत्री ने भी सीधे सीधे कह दिया है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर नए युद्ध के लिए तैयार है। इसी कड़ी में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकार ने चंद दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी धमकी दे चुके हैं। ट्रंप का दावा यही है कि ईरान ने परमाणु प्रोग्राम शुरू किया तो एक बार फिर अमेरिका हमला करेगा। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. लेकिन ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम से पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि उसने इजराइल के अगस्त वाले अल्टीमेटम के लिए नई जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। पद संभालने के बाद ये उनका पहला क्षेत्रीय दौरा है, जिसे दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इस दौरे पर नजर सिर्फ इस्लामाबाद या तेहरान की नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन की भी नजर है। सवाल यही है कि ईरानी प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ क्या बात करते हैं। खबरें ये भी हैं कि ईरान को पाकिस्तान एटम बम बनाने का फॉर्मूला भी साझा कर सकता है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये अभी कंफर्म नहीं है। आज तक ब्यूरो। बंदा काफी है वो बेस्ट डायलॉग के लिए दीपक किंगरानी को अवार्ड। IFFI में बड़ा ऐलान, मोहम्मद रफी की जिंदगी पर बनेगी फिल्म। शाहिद ने बायोपिक की अनाउंसमेंट की। अगले वर्ष आएगी फिल्म। जॉन अब्राहम की फिल्म तेहरान का फर्स्ट लुक आउट। मानुषी छिल्लर, नीरू बाजवा महत्वपूर्ण रोल में। Z5 पर होगी रिलीज। अंडर 19 भारतीय टीम के कप्तान रहे उन्मुक्त चंद की डॉक्यूमेंट्री अनब्रोकन द उन्मुक्त चंद स्टोरी का टीजर जारी, सितंबर में रिलीज। ज़ूटोपिया 2 का नया ट्रेलर रिलीज। हिंदी, अंग्रेजी समेत 4 भाषाओं में 28 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। पोस्टमैन का फर्स्ट लुक। अभिनेता संजय मिश्रा दिल को छू लेने वाला किरदार निभाएंगे। बोले, सभी का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने फिल्म में जान फूंक दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से हम कर रहे हैं। मुंबई कोलकाता इंडिगो की फ्लाइट 6E138 में थप्पड़ से हड़कंप मच गया। एक यात्री पैनिक अटैक यानी अचानक घबराहट के बाद परेशान हुआ, जिसके बाद उसने बिना किसी विवाद के साथी यात्री को थप्पड़ मार दी। क्रू मेंबर्स ने स्थिति को संभाला। इंडिगो ने आरोपी यात्री को CISF के हवाले किया। इंडिगो ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार हमने सभी एजेंसियों को खबर दे दी। इंडिगो ने कहा, हम अपनी सभी उड़ानों में सुरक्षित सम्मानजनक वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है।
देखिए, दो यात्री हैं। एक यात्री, ये कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा वो पहली बार फ्लाइट में सफ़र कर रहा था, लेकिन साथ बैठा यात्री किसी बात को लेकर कुछ बात हुई और उसने सीधे थप्पड़ मार दिया एयर होस्टेस। ये देखिए थप्पड़ मारते हुए। देखिए एक बार फिर से हम आपको ये बता रहे हैं कि चश्मा लगाए पीली शर्ट में जो व्यक्ति बैठा है और इस व्यक्ति को और ये व्यक्ति रोने भी लगा। जिसे थप्पड़ मारा, देखिए वो अचानक से रोने लगा और कहा ही जा रहा है कि उसे पैनिक अटैक हुआ था। वो पहली बार फ्लाइट में सफर कर रहा था, घबरा गया था, लेकिन अचानक से इस व्यक्ति को पता नहीं क्या हुआ कि उसने थप्पड़ मार दिया। इस मामले में इंडिगो की ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया। स्टेटमेंट में इंडिगो ने कहा कि ऐसा असभ्य, अनुचित व्यवहार अस्वीकार्य है। हम अपने यात्रियों और चालकों की सुरक्षा, गरिमा से समझौता करने वाले किसी भी कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। इंडिगो ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा कि उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत कार्रवाई की। इंडिगो ने कहा कि फ्लाइट में मौजूद क्रू ने यात्री के इस व्यवहार की सूचना सुरक्षा एजेंसियों को भी दी। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आखिर क्यों इस व्यक्ति ने इसे थप्पड़ मारा? सही पूरे मामले की जानकारी है कि 6E138 मुंबई कोलकाता का ये इंडिगो का फ्लाइट था। मिड एयर, यानी कि जब जहाज हवा में था उसी वक्त ये जो पैसेंजर हैं जिनको थप्पड़ मारा गया है वो असल में बीमार होते हैं। पैनिक अटैक मुझे बता रहे हैं सूत्र की पैनिक अटैक जैसी स्थिति थी, जिसके बाद क्रू मेंबर्स इंडिगो के उनको असिस्ट कर रहे थे, उनको काम डाउन कर रहे थे, लेकिन तभी कंप्लीटली अनप्रोवोक्ड तरीके से, यानी कि कोई वजह नहीं थी दूसरे पैसेंजर के पास इस व्यक्ति को थप्पड़ मारने की, इसके बावजूद वो थप्पड़ लगाया है इन्होंने। और इसके बाद बाकी लोग जो पैसेंजर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया और SOP का फॉलो करते हुए इंडिगो ने सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया था। कोलकाता में जब फ्लाइट लैंड हुई तब जो असॉल्टर हैं इस मामले में, जो हमलावर है, उनको CISF या जो आप कह सकते हैं जो कंसर्न सिक्योरिटी एजेंसी है उनके हवाले कर दिया गया। सईद, आखिरी इंपॉर्टेंट बात कि दोनों ही व्यक्ति इस मामले में मुस्लिम समुदाय से हैं, क्योंकि कई लोग इस वक्त ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम का एंगल इसमें ढूंढ रहे हैं। तो हम अपने सूत्रों के हवाले से बात बता सकते हैं कि दोनों पैसेंजर्स मुस्लिम कम्युनिटी से ही हैं, तो उसमें हिंदू मुस्लिम या हेट एंगल नहीं है। अमित, ये आपने महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर दी है, लेकिन क्या जिस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा है कोई जानकारी उसकी तरफ से, उसके रिलेटिव्स की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से कि आखिर उसने मारा क्यों? क्या बुरा लग गया उसे? सही, देखिए वीडियो में वो कह रहे हैं कि उनको दिक्कत हो रही है, इस वजह से थप्पड़ चलाया है, जिसका विरोध जो बाकी पैसेंजर्स हैं वो भी कर रहे हैं, क्रू मेंबर्स भी इसका विरोध कर रहे हैं। और इस जो बिहेवियर था इसको अनरूली कैटेगराइज किया है इंडिगो ने, और इसको लेके कई सारे SOPs भी हैं। जब आप किसी पैसेंजर का बिहेवियर अनरूली आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर अथॉरिटीज को अलर्ट किया जाता है, जो SOP फॉलो किया गया है। हालांकि जो फिलहाल जानकारी मिल रही है, अभी तक आधिकारिक कंप्लेंट नहीं हुई इस पूरे मामले में, जिसकी वजह से कानूनी कार्रवाई हो सकता है करने में जो सुरक्षा एजेंसी है, चाहे वो CISF हो या फिर जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है एयरपोर्ट का, उसे अगला कदम लेने में मुश्किल हो। लेकिन कल संभवतः ये देखना होगा कि क्या जिनके ऊपर ये हमला हुआ या इंडिगो की तरफ से एक आधिकारिक कंप्लेंट जाता है या नहीं, और उसके बाद उस व्यक्ति के खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई होती है। फिलहाल जो जानकारी उपलब्ध है कि ये अनप्रोवोक्ड अटैक था, जिस व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ वो पैनिक अटैक से गुजर रहे थे, इंडिगो का जो क्रू था उनको असिस्ट कर रहा था। बहुत धन्यवाद अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं, पूरी खबर आपने देख ली। मालेगांव बॉम्ब धमाके मामले में भगवा आतंकवाद सिद्ध करने की साजिश का खुलासा हुआ। ATS के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि उस समय जांच अधिकारी ने उनके ऊपर दबाव बनाया था कि वो मालेगांव केस में संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करें, झूठे केस में ये सिद्ध करें कि भगवा आतंकवाद के कारण से ही धमाके हुए। अब इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस और UPA सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है।
attack from terrorism. ये एजेंडा था। दो 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन उसके बाद से भगवा आतंकवाद पर जमकर सियासत हो रही है। सवाल है कि क्या वाकई तत्कालीन यूपीए सरकार ने साजिश के तहत भगवा आतंकवाद की थ्योरी साबित करने के लिए जांच को प्रभावित किया था, क्योंकि पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने आज तक से बातचीत में बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मालेगांव विस्फोट के बाद तत्कालीन जांच अधिकारी परमवीर सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन पर भगवा आतंकवाद साबित करने के लिए झूठी जांच करने का दबाव भी डाला गया था। मुजावर ने कहा है कि इस आदेश का विरोध करने पर उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए थे। परमवीर सिंह और उनके ऊपर के अधिकारी ने मेरे को आदेश देके बुला के लेके कहा गया था कि ये लोगों को पकड़ के लाओ। वो रामजी कलसंगरा, दिलीप पाटीदार, संदीप डांगे और आदरणीय मोहन भागवत, ये लोगों को लाने के लिए मेरे को नेमा गया था। भगवा आतंकवाद के आरोप को लेकर कांग्रेस में भी आर पार की लड़ाई दिख रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी भगवा आतंकवाद शब्द पर ऐतराज जताया है, जिसने बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का बड़ा मौका दे दिया। भगवा शब्द का प्रयोग न करें। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। ये निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था। उधर पृथ्वीराज चव्हाण के हिंदू आतंकवाद वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि क्या लिंचिंग आतंकवाद नहीं है। ये जो चीजें हैं सब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी में कह दे कोई है नहीं। लिंचिंग क्या है? व्हाट इज लिंचिंग? लोगों को जबरदस्ती मार देना, गाय लिए जा रहे हैं, ट्रक में जा रहा है, ये भी नहीं देख रहे हैं कौन है, उनकी हत्याएं कर दी जाएं, इसको आतंकवाद नहीं कह सकते। अब दिल्ली से महाराष्ट्र तक भगवा आतंकवाद बनाम हिंदू आतंकी नहीं हो सकता, पर सियासी घमासान जारी है। इतना बड़ा समय ये जो बेकसूर लोगों ने बिताया है जेल में, ये उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। टेररिस्ट को कोई धर्म या जाति नहीं होती है, मैं आपको पहली बार बोलता हूँ। ये जो हिंदू टेररिस्ट ये शब्द ये बार बार जो यूज कर रहे हैं ये लोग, किसी भी टेररिस्ट को जात या धर्म नहीं होती। पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के खुलासे पर बीजेपी, उनके सहयोगी दलों, संघ और हिंदू संगठनों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये जिस तरह एटीएस के अधिकारी ने अभी बयान दे दिया है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, और वो अभी बता रहा है कि भाई मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख है, उनको भी केस में लेना चाहिए, ऐसा सरकार का दबाव था। लेकिन मैंने दबाव पर मैंने नहीं आया और मैंने मोहन भागवत पर कार्रवाई नहीं की। तो मेरा सवाल उस अधिकारी को है कि बाकी लोगों जो आपने पकड़ा था, आपके पास एविडेंस नहीं थी, तो आपने क्यों उनको पकड़ा था? यह भगवा आतंकवाद की थ्योरी एक षड्यंत्र थी, एक झूठ थी। मालेगांव विस्फोट मामले में न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसने सत्य को स्पष्ट किया है। कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ और राजनीतिक हितों के कारण मालेगांव विस्फोट मामले को जिस तरह से उलझाया और उसमें पूरे
हिंदू धर्म और समस्त हिंदू समाज को आतंक से जोड़ने का एक कुत्सित प्रयास किया था। पूर्णतः अपना सारा जीवन त्यागपूर्ण और इस राष्ट्र के लिए समर्पित जिनका है, वे वंदनीय पूजनीय सरसंघचालय जी का भी नाम उसमें जानबूझ करके जबरन शामिल किया जाए, इस प्रकार का उन पर दबाव था। सवाल यह उठता है, कौन थे वो कांग्रेस के नेता? क्या इसके पीछे उनकी रणनीति थी? केवल और केवल सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना। सवाल है कि क्या जांच एजेंसियों की नाकामी और कथित तौर पर राजनीतिक दबाव की वजह से मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए और घायल लोगों को इंसाफ नहीं मिल सका? ये हमारे सिस्टम के लिए शर्म की बात है कि बम धमाके में 17 साल बाद सारे आरोपी बरी कर दिए गए। तो फिर मालेगांव के असली गुनहगारों को किसने बचाया? या अगर यही आरोपी थे तो जांच एजेंसियां सबूत क्यों नहीं जुटा सकी? आज तक ब्यूरो। आज महाराष्ट्र के पुणे में शहर का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। दोपहर में अचानक से हिंसा भड़की, एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ होने लगी। भीड़ एक धार्मिक स्थल पर चढ़कर भगवा झंडा लगा देती है, दोनों तरफ से पत्थर चलने लगते हैं, आगजनी हो जाती है। पता चलता है कि इसके पीछे कारण एक व्हाट्सएप स्टेटस रहा। सरकार, पुलिस, प्रशासन सब कंट्रोल में होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पुणे के यवत में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। प्रश्न ये कि पुणे को सुलगाने की स्क्रिप्ट किसने लिखी? क्या एक व्हाट्सएप स्टेटस की वजह से महाराष्ट्र में माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई? क्या एक फेसबुक पोस्ट की वजह से पुणे में अशांति फैलाने का प्लान बना? क्या सियासत से चढ़ी हुई खाई में बटा समाज सोशल मीडिया से भड़काया जा रहा है? इन सवालों की वजह इस वीडियो में है, जहां पुणे के यवत इलाके में एक धार्मिक स्थल के बाहर उग्र भीड़ पत्थर बरसाते हुए पहुंचती। धार्मिक स्थल पर चढ़कर झंडा लहराने के लिए कुछ लोग ऊपर तक चढ़ जाते हैं। जिस वक्त महाराष्ट्र के मालेगांव धमाके में 17 साल बाद पुणे के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित से लेकर साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोग निर्दोष साबित होते हैं। जब महाराष्ट्र में अदालत के एक फैसले से हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद वाले सियासी आरोपों पर माहौल गर्म है, तब क्या पुणे में जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई? हिंदू जन आक्रोश मोर्चा हुआ, वो होने के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आई और जो आग की तरह वायरल हो गई। और उसके बाद ही क्या हुआ, तो ये खौफनाक नज़र आप सब कुछ देख सकते हो। जिस आरोपी ने ये किया, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, उसी के बाद ये सब वातावरण, यहाँ की परिस्थितियाँ बिगड़ गई, तो उसका घर भी तोड़ा गया है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, उसका पूरा घर यहाँ वैंडलाइज किया गया है। हालात इतने कैसे बिगड़ गए कि पुणे के यवत में धार्मिक स्थल के पास दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। आगजनी होने लगी, जिसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। पूरे यवत में अब अलग अलग जगहों से पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो दाखिल हो चुकी है। सुबह जब रायट लाइक सिचुएशन हो चुका था, तभी ही पुलिस ने एक्शन लिया, क्योंकि छोटा कस्बा है इसलिए कम शुरुआत में पुलिस थे, लेकिन अब उसके बाद जब परिस्थिति और बिगड़ने लगी तो अब एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय करनी शुरू हो चुकी है। पुलिस की सभी टुकड़ियां अलग अलग जगहों से यहाँ आने शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं सीधा कि यवत गांव के जो एंट्रेंस है, उस गांव में अब ये टुकड़ियां मार्च करते हुए सामने जाती हुई नजर आपको आ रही होगी। फिलहाल स्थिति यह है कि पुणे में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। लोगों को सोशल मीडिया पर फैली खबरों से दूर रहने को कहा गया है, लेकिन यहाँ तक नौबत कैसे आई? एक बाहेरच्या व्यक्तीने एक चुकीचं स्टेटस ठेवल्यामुळे आणि त्या ठिकाणी कुठल्या तरी पुजाऱ्याने बलात्कार केला वगैरे अशा प्रकारचं काहीतरी स्टेटस ठेवल्यामुळे तणाव निर्माण झाला आणि लोक रस्त्यावर आले। जमावाला पांगवण्याकरता काही प्रमाणात लाठीचार्ज देखील करावा लागला, पण आता परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आहे।
आज नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान किया गया। शाहरुख खान को फिल्म जवान, विक्रांत मैसी को फिल्म बारबी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड संयुक्त रूप से दिया गया। ये शाहरुख खान का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी बनी बेस्ट एक्ट्रेस। कटहल को मिला बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। हिंदी फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी को बेस्ट डायलॉग के लिए पुरस्कार मिला। द केरल स्टोरी को बेस्ट सिनेमाटोग्राफी और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला। बेस्ट फीमेल सिंगर बनी शिल्पा राव। जवान के लिए चलिया गाने के लिए शिल्पा को अवार्ड मिला। पॉपुलर फिल्म कैटेगरी में रॉकी और रानी ने बाजी मारी। विक्रांत मैसी शाहरुख खान के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ एक्टर बने। अवार्ड जीतने के बाद शाहरुख ने बयान जारी किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। शाहरुख खान ने भारत सरकार को भी धन्यवाद कहा। इसके अलावा सभी डायरेक्टर्स, निर्देशक और टीम मेंबर्स का भी आभार व्यक्त किया। फिल्म जवान के लिए डायरेक्टर को भी शाहरुख ने कहा थैंक यू। ये अवार्ड मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि एक्टिंग सिर्फ काम नहीं है, एक जिम्मेदारी है। स्क्रीन पर सच दिखाने की जिम्मेदारी, और सबके प्यार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और भारत सरकार का इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देन लास्टली टू माय फैंस, थैंक यू फॉर ऑल द cheers and all the tears, and really thank you for pausing your scrolling while watching my work. This award is for you, as each award is. And yeah, I would love to spread my arms for you and share my love, but I'm a bit indisposed. But don't worry, just keep the popcorn ready. I'll be back in theaters and soon on the screen. So till then, just with one hand. Ready. इस समय एक गंभीर खबर आ रही है और जम्मू कश्मीर के रियासी से खबर आ रही है। एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। रियासी के सालुक इख्तार नाला इलाके में लैंडस्लाइड हुई और रामनगर के एसडीएम राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की दर्दनाक मौत इस लैंडस्लाइड में हो गई है। एसडीएम राजेंद्र सिंह और बेटे नहीं रहे। दोनों लोग अपनी कार से जा रहे थे। उनकी कार लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। कार में सवार उनकी पत्नी और 2 रिश्तेदार घायल हुए हैं। लेकिन जो सबसे दुख की बात है वो ये कि एसडीएम और उनके बेटे की मौत हो गई। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस आप प्लीज ना पॉडकास्ट रखिएगा। शुभ रात्रि।